और अब खबरें विस्तार से। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सोमवार को भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हुई। उनके साथ 16 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित समारोह में भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ साथ बीजेपी विधायक कानूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल और बलवंत सिंह राजपूत ने मंत्रिमंडल सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। वहीं विधायक हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। कुंवर जी बावलिया, मोलूभाई बेरा, कुबेर डिंडोर, भानुबेन बावरिया ने भी मंत्रिमंडल सदस्य के तौर पर शपथ ली है। परसोत्तम भाई, उद्धवजी भाई सोलंकी, बच्चू भाई खाबाद, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंशेरिया, भीखो सिंह परमार और कुंवर जी हलपति ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में पिछले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें हासिल कर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। यह गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार 7वीं जीत है। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. और आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र पटेल को पीएम मोदी ने बधाई दी है। भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली।
ये एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चुनाव जीतने की और प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पटेरिया कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, पीएम मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देंगे, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। यदि संविधान को बचाना है तो पीएम मोदी की, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही कि ये कहना भी शायद सही नहीं लग रहा है कि एक तरह से उनके जीवन को लेकर बात ही है। और उन्होंने कह दिया है कि अगर संविधान को बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तैयार हो। हालांकि बाद में राजा पटेरिया वीडियो में हत्या शब्द को हार की परिभाषा देते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि हत्या मतलब हार, यानी कि डिफीट। राजा पटेरिया के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़े शब्दों में बयान की निंदा की है। बीजेपी राजा पटेरिया पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बयान से किनारा कर लिया है। खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। इस प्रकार की भाषा बैठक में करना यानी ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो मांग करता हूं कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है, वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। कहते हैं किसी बड़े नेता के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक तो हमारे देश का अपमान होता है, पहली बात। दूसरा, उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से उठा रही है। एक और अहम खबर, पटना के खुले अधिवेशन में जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने का संकल्प तो ले लिया गया है, लेकिन इसके बाद महागठबंधन के अंदर ही आपसी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने भी नीतीश की उम्मीदवारी पर बड़ा हमला किया है। अरे कहने रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? भाई हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है इनको, एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बना है, पूरे देश में नजीर बना है। देश के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। जदयू भी अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, कांग्रेस भी अपने तरीके से कर रही है, गठबंधन में शामिल राजद, हम सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और हम सब गोलबंद हैं। 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। भाजपा मुक्त बिहार और देश तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जो है और देश जो है वो जेडीयू मुक्त हो जाएगा। भी जो पार्टी अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां बिहारी मतदाताओं की संख्या कम से कम 50-60 लाख है, वहां पर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, कुल मतदान का 0.16% प्राप्त होता है, जिस पार्टी को गुजरात में केवल 30 वोट प्राप्त होता है और जो पार्टी बिहार में केवल 45 सीटों पर सिमट गई, वो लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रही है। और इसके बाद एक और आपको अहम खबर देने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को विपक्ष के सवालों का जवाब दिया।
निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर रुपए और डॉलर के बदलते समीकरण पर सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी, फ्रेजाइल 5 में थी। आज कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जो आरोप लगा रहे हैं कि निर्यात घटा है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये सब आरोप तथ्यहीन है और इसका कोई प्रमाण नहीं देने को तैयार नहीं है। करेंसी डिवैल्यूएशन और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि आज भारत में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, आज डिप्रिसिएशन और इवैल्यूएशन है। भारतीय रुपए और डॉलर की करेंसी की बात की जाए तो भारतीय रुपया सभी विदेशी मुद्राओं की तुलना में मजबूत हो रहा है। उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते। आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे। सर, विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका दीजिए। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपये नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर खबर दिन भर। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में 2000 का नोट बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट को बैंकों में लौटाने के लिए 1 साल का समय दिया जाए। सुशील मोदी के मुताबिक 2000 रुपए का नोट बाजार से गायब हो गया है, इसका इस्तेमाल अपराध जगत में हो रहा है। गुलाबी रंग का जो 2000 रुपए का नोट है, उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का, कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है, उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी। क्या भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान की सियासी तस्वीर बदल रही है? कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश का दावा है कि गहलोत पायलट में कोई मनभेद नहीं है और 2023 में इसका सकारात्मक असर भी दिखेगा। झालावाड़ और बारा में करीब 2500 महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे और बूंदी में 800 से 1000 के बीच में महिला कार्यकर्ता, केवल महिला कांग्रेस के। और जो महिलाएं लगातार चल रही, मैं उनकी नहीं कह रही हूँ, आज भी करीब 5000 के करीब महिलाएं हैं। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई है। सरपंच, पंच, डायरेक्टर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, प्रधान आज महिलाएं हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और आज बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरी राजस्थान क्षेत्र की महिलाएं आई हुई है। दोनों पार्टी के लिए जरूर, मैंने भी कहा है, राहुल जी ने भी दोहराया है कि दोनों पार्टी के लिए जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अशोक जी ने जो भेंट वार्ता की है कल,
जो मैंने देखा है, ये साफ हो जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सकारात्मक हुआ है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आज मेरठ में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने के बाद कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के कटआउट के साथ पूरे जोशो खरोश से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ये भारत जोड़ो यात्रा शहीद स्मारक से शुरू की जा रही है और 5वीं तक ये यात्रा जाएगी, लगभग 25 किलोमीटर। राहुल गांधी जी देश को जोड़ने निकले हैं, उन्हीं का संदेश लेकर क्रांतिकारी धरती से, मेरठ से हम जो है भारत को आह्वान कर रहे हैं। और मीडिया से और आम जनता से ये जो सैलाब है आम जनता का, राहुल जी का प्यार, प्रियंका जी का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का प्यार है, जो सब लोग आए हैं और गरीब मजदूर परेशान हैं आज। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दाखिल किए गए मानहानि के मुकदमे को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड के दौरान एक सरकार लोगों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठा रही थी, उसका सहयोग करने के बजाय आप आरोप लगाने को ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने दलील दी कि मैंने कभी भी हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट नहीं कहा, सिर्फ पीपीई किट के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाए थे। कोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद मनीष सिसोदिया ने याचिका वापस ले ली है। इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट भी मानहानि का मुकदमा रद्द करने से मना कर चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा के वकील सैकिया ने पहले बताया था कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी भूया शर्मा ने 21 जून को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सिविल जज नंबर 1 की अदालत में सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला भी दायर किया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बड़ी विस्तृत रूप से एक गंभीर जजमेंट दिया है 30-35 पेज का, जो पूरे उनके तथ्यों को, मतलब उनके ग्राउंड्स को खारिज किया और कहा नहीं, जो समन इशू हुए हैं कोर्ट से वो सही है, मानहानि का प्राइमा फेसाई केस बनता है। उसके विरुद्ध वो आए सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट माननीय जस्टिस कौल और जस्टिस ओका के बेंच ने यहां तक भी वर्बली कहा कि भाई इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने शायद माफी मांगा होता अनकंडीशनली, अलग बात होता, लेकिन उन्होंने दाखिल नहीं किया। डॉक्टर सिंघवी आए थे मनीष सिसोदिया के लिए, स्टेट की तरफ से हम लोग सब थे, और साथ में हमारे सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जी, और उसको खारिज किया। अब उन्हें जाकर असम में इसका जवाबदेही देना पड़ेगा। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद को 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। उमर खालिद को अपनी बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने के लिए कहा है। 23 दिसंबर से 1 हफ्ते के लिए जमानत मिली है। इससे पहले 3 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में पथराव के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। एक अन्य छात्र नेता खालिद सैफी को भी मामले में बरी कर दिया गया था। एक्टर और डांसर नोरा फतेही ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ सोमवार को 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जैकलीन फर्नांडिस ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठे बयान दिए। ईडी ने दोनों से 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी, जिसमें महाठग सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है। जैकलीन फर्नांडिस को इस मामले में चार्जशीट किया गया है। सोमवार को भी दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस भी अदालत में सामने हाजिर हुई और कोर्ट में मामले की सुनवाई को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जैकलीन के वकील की ओर से ये जानकारी दिए जाने के बाद कि जैकलीन को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आरोप पत्र और अन्य दस्तावेजों की पूरी कॉपी प्राप्त नहीं हुई है, मामले की सुनवाई 20 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है।
हैदराबाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी एसओटी के अधिकारियों ने मलकाजगिरी जोन की टीम ने नाचारम पुलिस के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। बिहार के बेगूसराय में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हुए हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। तो गाँव देखने गया तो घर पकड़ करने लगा। क्या करने लगा? नंदलाल करने लगा। पकड़ मैंने जी तुम खेत में नहीं आया है तो चलिए हमको डेरा पे। हाँ अच्छा। तो हम हल्ला कर दिया। हल्ला करने के बाद वो गोली फोड़ दिया जी डोर से चुप हो जाएगा। अच्छा। तो ये तनी पीछे रहती भी दौड़ का आई हमारा पत्नी को छोड़ दो नहीं कुछ। क्या था? क्या नाम था हम लोग? नंदलाल नाम है। क्या नंद? गोपालिया नाम है। वहाँ पर इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। के? गोपाल नंदलाल है, वो और भाई है, उसको नाम नहीं जानते हैं। हाँ, इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। जब हम बोला तो इसको पहले मार के गिरा दिया था, बाद हमको लपेट के मार रहा था। इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। काहे लिए? काहे के लिए? ऐसे चरखाने के लिए। हाँ? चरखाने के लिए। क्या चरखाने? चरखाने धर पकड़ कर रहा था। इसको पूरे पीट के गिरा दिया। उसके बाद इसको देवर जी को हमको पूरा एकदम बांस से लाठी से मार करके इसको भी तोड़ दिया। तो उन्हीं जात भाई उन्हीं भूमियारे लोग दूसरा था जो मोटरसाइकिल से उठा के लहा से यहाँ पर के लाया तो गांव में तब हम लोग जाए। और आमदरी के गांव वाला ही उठा के लाया? हाँ, जेहे गाँव तो वो सब क्या दबंग किस्म के लोग है क्या? हाँ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहने दो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।